मोदी राज में हिंदुस्तान ने पकड़ी तेज रफ्तार, 4 महीने में ही कर दिया 50 साल का काम। शाह ने डंके की चोट पर क्यों किया दावा? मोदी राज में हुए 4 ऐसे ऐतिहासिक काम। बात चाहे कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की हो या फिर मुस्लिम बहन बेटियों को 3 तलाक से आजादी दिलाने के लिए कानून बनाने की, ऐसे कई काम हैं जिसे चाहते तो पहले की सरकारें कर सकती थी, लेकिन पिछली सरकारों में या तो इच्छा शक्ति की कमी थी या फिर उन्हें वोट बैंक होने का डर था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साल 2014 में पहली बार सत्ता संभाली तो शायद उसी वक्त ये तय कर लिया था कि सत्ता में आने के बाद वो सभी काम करने हैं जो पिछले कई सालों से कोई सरकार नहीं कर सकी। और आज भी सरकार एक के बाद एक बड़े कदम उठाकर इतिहास रचती जा रही है। तभी तो पिछले 4 महीनों में ही ऐसे 4 बड़े काम कर दिए, जिसे देखकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी डंके की चोट पर कहा, 3-4 महीने में ही पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो पिछले 50 सालों में नहीं हो सका। नवी संसद, चंद्रयान, G20 અને નારી શક્તિ વંદન અધિનિયમ, આ 4 કામો એક ક્વાર્ટરની અંદર કર્યા છે। હું બહુ વિશ્વાસથી કહી શકું છું કે 50 વર્ષે એક કામ થાય એવું એક કામ, એવા 4 કામ નરેન્દ્રભાઈએ 3 મહિનાની અંદર પૂરા કરી દીધા। देश को नई संसद, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के पुराने संसद की नींव साल 1911 में अंग्रेजों ने रखी थी और आजादी के बाद से ही इसी संसद में सदन की कार्रवाई चलती आ रही थी। धीरे धीरे साल दर साल बीतते गए और 18 सितंबर 2023 तक यानी करीब 112 साल तक इसी पुरानी संसद में सदन की कार्रवाई चलती रही और इसी दौरान कई सरकारें आई और कई चली भी गई, लेकिन कोई भी सरकार 100 साल पुरानी संसद की जगह नई संसद नहीं बनवा सकी। ये काम लगता है मोदी सरकार के ही हिस्से में लिखा था। तभी तो खुद पीएम मोदी ने साल 2020 में नई संसद की नींव रखी और 26 मई 2023 को खुद इसका उद्घाटन किया। इतना ही नहीं, 19 सितंबर 2023 को नई संसद में सदन की कार्रवाई भी शुरू हो गई। G20 में दिखी भारत की ताकत। साल 2022 के सितंबर महीने में भारत को पहली बार G20 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने का मौका मिला और ये सबसे बेहतरीन मौका था भारत की ताकत और संस्कृति से पूरी दुनिया को रूबरू कराने का। यही वजह है कि करीब 1 साल तक पीएम मोदी ने देश के कई राज्यों को G20 बैठक कराने की जिम्मेदारी सौंपी, जिससे उन राज्यों की संस्कृति और सभ्यताओं से एक साथ 20 से ज्यादा देशों के नेताओं को रूबरू होने का मौका मिला। इतना ही नहीं, जब इसी साल सितंबर महीने में G20 की आखिरी बैठक हुई तो इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया के बड़े नेताओं को बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास बताने के साथ ही उड़ीसा के मशहूर कोणार्क शिव मंदिर की पहचान, धार्मिक पहिए के बारे में भी जानकारी दी। भारत के धर्म और संस्कृति से दुनिया के नेताओं को परिचय कराया। इसके बाद पीएम मोदी के दम पर अफ्रीकी संघ को भी G20 का हिस्सा बनाने का मौका मिला, जो भारत के लिए किसी भी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है, क्योंकि अब जब भी G20 में अफ्रीकी संघ के शामिल होने की बात आएगी तो भारत का भी जिक्र जरूर होगा। गृह मंत्री शाह ने तो यहाँ तक कहा कि G20 का आयोजन इतना शानदार था कि रूस, चीन और अमेरिका की मौजूदगी के बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को चुनौती देने के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को संदेश देते हुए सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी कराया। G20 घोषणा पत्र पर सभी देशों को सहमत कराना भी एक बड़ा कदम था और मोदी सरकार ने घोषणा पत्र पर सभी देशों को सहमत करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चांद पर तिरंगा। इसी साल 14 जुलाई को मोदी राज में ही इसरो ने चांद पर चंद्रयान 3 भेजा था, जिसने 23 अगस्त को जैसे ही चांद पर कदम रखा पूरा हिंदुस्तान मानो झूमने लगा, क्योंकि चांद पर चंद्रयान उतरते ही भारत ने इतिहास रच दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को लैंड कराया, जहां आज तक कोई भी देश अपना यान नहीं उतार सका था। इसलिए चंद्रयान 3 का चांद पर सफलतापूर्वक उतरना एक बड़ा इतिहास रचने जैसा था। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने कहा था, ये क्षण अभूतपूर्व है।
ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जय घोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नई चेतना का है। मोदी राज में सबसे पहले साल 2019 में चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, जो फेल हो गया था, जिससे सबक लेते हुए इसरो ने गलतियां सुधारी और दूसरी बार जब चंद्रयान 3 भेजा गया तो इसे चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रच दिया गया। नारी शक्ति वंदन कानून। मोदी सरकार की ओर से लाए गए नारी शक्ति वंदन नाम से महिला आरक्षण बिल पर जब नई संसद में चर्चा हो रही थी तो उस वक्त कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी इस मुद्दे पर बोलने का मौका मिला, जिनकी पार्टी और परिवार कई सालों तक देश की सत्ता संभाल चुका है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस सरकारें महिला आरक्षण बिल पास नहीं करवा पाई थी। और जब मोदी सरकार ये बिल लेकर आई तो यही सोनिया गांधी संसद में कह रही थी, पहली बार स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। सोनिया गांधी ने ये तो बता दिया, पहली बार स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि साल 2004 से 2014 तक यानी 10 साल तक देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस महिला आरक्षण बिल संसद में पास नहीं करा सकी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बिल को साल 2008 में राज्यसभा में पेश किया, जो 2010 में भारी बहुमत से पारित हुआ। इस बिल के समर्थन में बीजेपी, वामदल और जेडीयू आए, लेकिन जब लोकसभा में पेश किया गया तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने इसका विरोध किया, जो यूपीए का हिस्सा थे। कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। इस डर के बीच साल 2008 में इस बिल को कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया, जो साल 2014 में लोकसभा भंग होने के बाद अपने आप खत्म हो गया। और जब साल 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसने दूसरे कार्यकाल में इस ऐतिहासिक बिल को पास करवाकर इतिहास रच दिया। मोदी राज में हुए इन 4 बड़े काम के बारे में अमित शाह ने जिस तरह से कहा है कि 3-4 महीने में ही पीएम मोदी ने वो काम कर दिखाया जो 50-60 सालों में भी नहीं हो सकता था। उनके इस बयान पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नरेंद्र भाઈએ 2020 જેવી બેટિંગ કરીને દેશ દુનિયાભરમાં દેશનું નામ ખૂબ ઉપર પહોંચાડ્યું। નરેન્દ્રભાઈએ ઈસરોનો જે કાયાકલ્પ કર્યો, જે પ્રેરણા આપી ઈસરોના વૈજ્ઞાનિકોને, જ્યારથી વડાપ્રધાન બન્યા ત્યારથી અંતરિક્ષના ક્ષેત્રમાં ભારત સર્વોચ્ચ સ્થાન પર હોય એવી કલ્પના સાથે એને પ્રેરણા આપી। ને મિત્રો, આપે મેં આખા ભારત અને દુનિયાએ ચંદ્રયાન પર તિરંગો ફરકતા જોયો, એ આપણા સૌ માટે બહુ મોટા સૌભાગ્યની વાત છે। G20 નું આયોજન અનેક દેશોએ કર્યું, પરંતુ બધા દેશોના રાષ્ટ્રાધ્યક્ષોએ એક મુખે કહ્યું કે G20 નું આયોજન જે ભારતે કર્યું છે
એ આવનારા 25 વર્ષ સુધી બધા દેશો માટે ચેલેન્જ રહેવાનું છે. એટલું સુંદર આયોજન G20 નું કર્યું અને G20 માં આવી વિષમ આંતરરાષ્ટ્રીય કૂટનીતિક પરિસ્થિતિમાં પણ જેમાં રશિયાએ હોય, ચીને હોય અને અમેરિકા પણ હોય, યુક્રેનના યુદ્ધની પડછાઈમાં દિલ્હી ડેક્લેરેશન સર્વાનુમતે પાર કરવાનું એક મોટું ભગીરથ કામ આપણા વડાપ્રધાને કરી સમગ્ર વિશ્વની અંદર એક સંદેશ મોકલ્યો. આફ્રિકન યુનિયનને G20 માં જોડવાનું કામ કર્યું અને સમગ્ર વિશ્વની અંદર ભારત વિકસિત દેશોની સાથે છે, ભારત વિકસતા દેશોની પણ સાથે છે. એક વિશ્વ નેતૃત્વનો સંપૂર્ણ સંદેશ નરેન્દ્ર મોદીજીએ મોકલવાનું કામ કર્યું છે. અને ત્રીજું કામ, પેલા અહીંયા બહેનો કેટલી છે જરા હાથ ઉપર કરો તો ભાઈ, જરા એકવાર હું કહું એ પેલા તાલી વગાડી દો નરેન્દ્ર મોદીજી માટે. ખબર છે ને શેના માટે તાલીઓ પડે છે? નરેન્દ્રભાઈએ સમગ્ર દુનિયામાં માતૃશક્તિ વંદના વિનમ્રતા સાથે કઈ રીતે કરી શકાય એનું ઉદાહરણ પેશ કર્યું. વિધાનસભાઓ અને લોકસભામાં 33% બહેનોનું રિઝર્વેશન કર્યું, આરક્ષણ.